कल्पना कीजिए, आज से लगभग 7000 वर्ष पहले की दुनिया। न कोई आधुनिक शहर था, न ऊंची ऊंची इमारतें, न बिजली, न गाड़ियां, और न ही वह तकनीक जिस पर आज पूरी मानव सभ्यता निर्भर करती है। धरती के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे शिकार करते थे, जंगली फल खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। लेकिन इसी दुनिया के एक छोटे से हिस्से में दो महान नदियों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो हमेशा के लिए मानव इतिहास बदलने वाली थी। यही वह भूमि थी जहां पहली बार इंसानों ने बड़े शहर बसाए, पहली बार व्यवस्थित खेती की, पहली बार लिखना सीखा, पहली बार कानून बनाए और पहली बार संगठित सरकारें अस्तित्व में आईं। इस भूमि का नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। आज का इराक, सीरिया और उसके आसपास का क्षेत्र कभी इसी महान सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। हजारों वर्षों तक इन नदियों ने केवल पानी ही नहीं दिया, उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने संस्कृति को जन्म दिया, उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया और उन्होंने मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता को जन्म दिया। इसी कारण इतिहासकार मेसोपोटामिया को सभ्यता की जन्मभूमि या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो इस जगह को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग बनाता था? इसका उत्तर छिपा है इन दो नदियों में। हर वर्ष टाइग्रिस और यूफ्रेटिस में बाढ़ आती थी। पहली नजर में यह विनाशकारी लग सकती थी, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता तो अपने पीछे छोड़ जाता उपजाऊ मिट्टी, इतनी उपजाऊ कि सूखी भूमि भी कुछ ही दिनों में हरे भरे खेतों में बदल जाती। यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। अब लोगों को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने स्थायी घर बनाए, गांव बसाए, फिर धीरे धीरे वे गांव दुनिया के पहले शहरों में बदलने लगे। यहीं से जन्म हुआ उरुक, लागाश, एरिडू और निप्पुर जैसे प्रसिद्ध नगरों का। इन शहरों में हजारों लोग रहते थे। यहाँ व्यापारी थे, कारीगर थे, किसान थे, पुजारी थे और राजा भी। यह केवल रहने की जगह नहीं थी। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 7000 वर्ष पहले की दुनिया। न कोई आधुनिक शहर था, न ऊंची ऊंची इमारतें, न बिजली, न गाड़ियां, और न ही वह तकनीक जिस पर आज पूरी मानव सभ्यता निर्भर करती है। धरती के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। वे शिकार करते थे, जंगली फल खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। लेकिन इसी दुनिया के एक छोटे से हिस्से में दो महान नदियों के बीच एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो हमेशा के लिए मानव इतिहास बदलने वाली थी। यही वह भूमि थी जहां पहली बार इंसानों ने बड़े शहर बसाए, पहली बार व्यवस्थित खेती की, पहली बार लिखना सीखा, पहली बार कानून बनाए और पहली बार संगठित सरकारें अस्तित्व में आईं। इस भूमि का नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। आज का इराक, सीरिया और उसके आसपास का क्षेत्र कभी इसी महान सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। हजारों वर्षों तक इन नदियों ने केवल पानी ही नहीं दिया, उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने संस्कृति को जन्म दिया, उन्होंने विज्ञान को आगे बढ़ाया और उन्होंने मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता को जन्म दिया। इसी कारण इतिहासकार मेसोपोटामिया को सभ्यता की जन्मभूमि या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो इस जगह को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग बनाता था? इसका उत्तर छिपा है इन दो नदियों में। हर वर्ष टाइग्रिस और यूफ्रेटिस में बाढ़ आती थी। पहली नजर में यह विनाशकारी लग सकती थी, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता तो अपने पीछे छोड़ जाता उपजाऊ मिट्टी, इतनी उपजाऊ कि सूखी भूमि भी कुछ ही दिनों में हरे भरे खेतों में बदल जाती। यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। अब लोगों को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने स्थायी घर बनाए, गांव बसाए, फिर धीरे धीरे
वे गांव दुनिया के पहले शहरों में बदलने लगे। यहीं से जन्म हुआ उरुक, लागाश, एरिडू और निप्पुर जैसे प्रसिद्ध नगरों का। इन शहरों में हजारों लोग रहते थे। यहाँ व्यापारी थे, कारीगर थे, किसान थे, पुजारी थे और राजा भी। यह केवल रहने की जगह नहीं थी, यह मानव सभ्यता का पहला संगठित समाज था। लेकिन इतने बड़े शहरों को चलाना आसान नहीं था। लोगों को नियम चाहिए थे, नेता चाहिए थे, भंडारण चाहिए था, व्यापार चाहिए था और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखने का तरीका चाहिए था। यहीं से जन्म हुआ दुनिया की पहली लेखन प्रणाली का। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी। वे लोग थे सुमेरियन, एक रहस्यमयी जाति जिसकी उत्पत्ति आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वे कहां से आए, किस भाषा में बोलते थे, उनकी संस्कृति कैसे विकसित हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आने वाले अध्याय में हम सुमेरियों की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम देखेंगे कैसे उन्होंने दुनिया का पहला महान नगर बनाया, कैसे उन्होंने लेखन की शुरुआत की और कैसे उनकी बुद्धिमत्ता ने आने वाली सभी सभ्यताओं की नींव रखी। यहीं से शुरू होती है मेसोपोटामिया की वास्तविक कहानी। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 2। सुमेरियन सभ्यता, दुनिया के पहले शहरों का उदय। लगभग 4500 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया की उपजाऊ धरती पर एक ऐसी सभ्यता आकार लेने लगी जिसने आने वाले हजारों वर्षों के इतिहास की दिशा बदल दी। इन लोगों को आज हम सुमेरियन के नाम से जानते हैं। सुमेरियन कौन थे, वे कहां से आए? आज भी इतिहासकार इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दे पाए हैं। उनकी भाषा किसी भी ज्ञात भाषा परिवार से मेल नहीं खाती, मानो वे इतिहास में अचानक प्रकट हुए हों और अपने साथ ऐसी बुद्धिमत्ता लेकर आए हों जिसने पूरी दुनिया को नई दिशा दे दी। सुमेरियों ने छोटे छोटे गांवों को व्यवस्थित नगरों में बदलना शुरू किया। इन नगरों में सबसे प्रसिद्ध था उरुक। कहा जाता है कि एक समय उरुक दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ हजारों लोग रहते थे। चौड़ी गलियां, मिट्टी की ईंटों से बने विशाल घर, अनाज के भंडार, बाजार, कार्यशालाएं और दूर से दिखाई देने वाले विशाल मंदिर, यह सब उस समय की दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर शहर का अपना राजा होता था, अपना प्रशासन, अपनी सेना, अपने कानून और अपना मुख्य देवता। हालांकि ये सभी शहर सुमेरियन संस्कृति का हिस्सा थे, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र नगर राज्य थे। कभी वे व्यापार करते तो कभी युद्ध। इसी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इतने बड़े शहरों को चलाना आसान नहीं था। खेती के लिए पानी चाहिए था और पानी का सही समय पर मिलना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। इसलिए सुमेरियों ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने नदियों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया। यह दुनिया की शुरुआती सिंचाई प्रणालियों में से एक थी। अब केवल बारिश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। खेती अधिक होने लगी, अनाज के भंडार भरने लगे, भोजन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और शहर और भी बड़े होते गए। लेकिन भोजन के साथ एक नई समस्या भी आई। इतना सारा अनाज, इतना व्यापार, इतना कर, इतनी वस्तुएं, इन सब का हिसाब कौन रखे? यहीं से मानव इतिहास की सबसे महान खोजों में से एक का जन्म हुआ, लेखन। शुरुआत में सुमेरियन लोग मिट्टी की छोटी छोटी तख्तियों पर चित्र बनाकर वस्तुओं का हिसाब रखते थे। धीरे धीरे ये चित्र सरल होते गए, फिर वे विशेष चिन्हों में बदल गए। इन्हीं चिन्हों को आज हम कीलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। एक नुकीली सरकंडे की कलम से गीली मिट्टी पर दबाव डालकर ये चिन्ह बनाए जाते थे। तख्ती सूखने के बाद वर्षों तक सुरक्षित रहती थी।
आज पुरातत्वविदों को ऐसी लाखों तख्तियां मिली हैं। इनमें व्यापार के रिकॉर्ड हैं, राजाओं के आदेश हैं, कविताएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, गणित के प्रश्न हैं और बच्चों की पढ़ाई तक का विवरण मिलता है। यही कारण है कि सुमेरियन सभ्यता को मानव इतिहास का पहला लिखित इतिहास भी कहा जाता है। अब ज्ञान केवल याद रखने की चीज नहीं रहा, उसे लिखा भी जा सकता था, संभाल कर रखा जा सकता था और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता था। इसी एक आविष्कार ने पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया। सुमेरियों ने केवल लेखन ही नहीं दिया, उन्होंने पहिए का बेहतर उपयोग किया, धातु के औजार बनाए, व्यापार के नए रास्ते खोले और समय की गणना को भी व्यवस्थित किया। आज हम 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड गिनते हैं। यह प्रणाली भी सुमेरियों की 60 आधारित संख्या पद्धति से जुड़ी मानी जाती है। सोचिए, हजारों वर्ष पहले किए गए उनके प्रयोग आज भी हमारी घड़ियों में जीवित हैं। लेकिन सुमेरियन समाज केवल विज्ञान और व्यापार तक सीमित नहीं था। उनका जीवन गहराई से धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि हर नदी, हर तूफान, हर फसल और हर सफलता देवताओं की इच्छा से होती है। इसी विश्वास ने जन्म दिया आकाश को छूते विशाल मंदिरों का, जिन्हें दुनिया जिग्गुरात के नाम से जानती है। अगले अध्याय में हम इन्हीं रहस्यमयी जिग्गुरातों के भीतर प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे सुमेरियन देवताओं की दुनिया कैसी थी, पुजारियों की शक्ति कितनी बड़ी थी और क्यों पूरा शहर इन विशाल मंदिरों के चारों ओर बसता था। मेसोपोटामिया की कहानी अब और भी रहस्यमयी होने वाली है। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 3, जिग्गुरात देवता और रहस्यमयी धार्मिक जीवन। कल्पना कीजिए, आप लगभग 5000 वर्ष पहले के मेसोपोटामिया के एक विशाल नगर में खड़े हैं। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें मिट्टी की ईंटों से बने घरों पर पड़ रही हैं। बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं, कारीगर अपने औजार तैयार कर रहे हैं, किसान खेतों की ओर निकल चुके हैं। लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसी विशाल इमारत खड़ी है जो हर व्यक्ति की नजर अपनी ओर खींच लेती है। सीढ़ियों से ऊपर उठती हुई, आसमान को छूती हुई, कई मंजिलों वाली एक भव्य संरचना, जिसे सुमेरियन लोग जिग्गुरात कहते थे। जिग्गुरात केवल एक मंदिर नहीं था, वह पूरे शहर की आत्मा था। उसकी ऊंचाई मानो धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल का प्रतीक थी। सुमेरियन लोगों का विश्वास था कि उनके देवता आकाश में रहते हैं और जिग्गुरात उनके धरती पर आने का स्थान है। इसलिए हर बड़े नगर के केंद्र में एक विशाल जिग्गुरात बनाया जाता था। सबसे प्रसिद्ध जिग्गुरात था उर का महान जिग्गुरात। यह इतनी ऊंची और विशाल संरचना थी कि दूर दूर से आने वाले व्यापारी इसे देखकर ही शहर की पहचान कर लेते थे। ऊपर तक पहुंचने के लिए चौड़ी सीढ़ियां थीं और सबसे ऊपरी भाग में देवता का पवित्र कक्ष। यहाँ केवल चुने हुए पुजारियों और शासकों को ही प्रवेश की अनुमति होती थी। सामान्य लोग नीचे से ही पूजा करते थे। सुमेरियन लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। उनके लिए प्रकृति का हर रूप एक देवता था। आकाश के देवता अनु, हवा और तूफानों के देवता एनलिल, मीठे जल और ज्ञान के देवता एनकी, प्रेम, सौंदर्य और युद्ध की देवी इनन्ना और चंद्रमा के देवता नन्ना। हर शहर का अपना प्रमुख देवता होता था और लोग मानते थे कि वही देवता उस नगर की रक्षा करता है। यदि फसल अच्छी होती तो देवता प्रसन्न हैं। यदि बाढ़ आती तो देवता क्रोधित हैं। यदि महामारी फैलती तो माना जाता था कि कहीं न कहीं लोगों से कोई बड़ी भूल हुई है। इसी कारण पूजा पाठ, बलि और धार्मिक अनुष्ठानों का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, वह प्रशासन का केंद्र भी था। यहीं अनाज का भंडारण होता था, यहीं व्यापार का हिसाब रखा जाता था, यहीं कर एकत्र किए जाते थे और यहीं से शहर की अनेक गतिविधियों का संचालन होता था।
पुजारी केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे विद्वान भी थे। वे लेखन जानते थे, गणित जानते थे, खगोल विज्ञान का अध्ययन करते थे और मौसम का अनुमान लगाने का प्रयास करते थे। रात के समय वे घंटों तक आकाश को निहारते, तारों की गति को लिखते, चंद्रमा के आकार को देखते और ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश करते। उन्हीं के अवलोकनों ने आगे चलकर ज्योतिष और प्रारंभिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। सुमेरियन लोग मानते थे कि आकाश में होने वाली हर घटना धरती पर होने वाली किसी घटना का संकेत है। इसलिए ग्रहों और तारों का अध्ययन उनके लिए केवल विज्ञान नहीं, बल्कि ईश्वरीय संदेशों को समझने का माध्यम था। उनकी धार्मिक कथाएं भी अत्यंत रोचक थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है गिलगमेश की महागाथा। यह दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञात महाकाव्य माना जाता है। गिलगमेश उरुक का शक्तिशाली राजा, जो अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है। इस यात्रा में उसे मित्रता, हानि, जीवन, मृत्यु और मानव होने का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हजारों वर्ष बाद भी यह कथा आज के पाठकों को उतनी ही गहराई से प्रभावित करती है। मेसोपोटामिया के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि आत्मा एक अंधेरी दुनिया में चली जाती है, जहां उसका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि जीवित लोग उसे याद रखते हैं या नहीं। इसी कारण मृतकों के साथ भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुएं भी दफनाई जाती थीं। आज पुरातत्वविदों को मिली कब्रों से हमें उनके विश्वास, उनकी कला और उनके दैनिक जीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। लेकिन जितनी तेजी से सुमेरियन नगर समृद्ध हो रहे थे, उतनी ही तेजी से उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। छोटे छोटे नगर राज्य अब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने लगे थे और जल्द ही उत्तर की दिशा से एक ऐसा शक्तिशाली शासक उभरने वाला था, जो पहली बार इन बिखरे हुए नगरों को एक विशाल साम्राज्य में बदल देगा। उसका नाम था सारगोन महान। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सारगोन ने इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया और कैसे मेसोपोटामिया ने एक नए युग में प्रवेश किया। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 4, सारगोन महान और इतिहास का पहला साम्राज्य। समय आगे बढ़ चुका था। सुमेर के नगर समृद्ध थे। उरुक, लागाश, निप्पुर, हर नगर अपने वैभव पर गर्व करता था। लेकिन एक समस्या थी, ये सभी नगर राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। कभी पानी को लेकर युद्ध, कभी व्यापारिक मार्गों को लेकर संघर्ष और कभी केवल सत्ता के लिए रक्तपात। लगातार होने वाले इन युद्धों ने सुमेर को भीतर से कमजोर करना शुरू कर दिया। उसी समय मेसोपोटामिया के उत्तर में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। यह था अक्कद का राज्य और इसी राज्य से उभरा एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया, सारगोन महान। सारगोन के जन्म को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार उसे जन्म के बाद एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया, जहां एक माली ने उसे बचाया और पाला। यद्यपि इतिहासकार इन कथाओं की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि सारगोन ने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य व्यक्ति के रूप में की थी। धीरे धीरे उसने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता के बल पर सत्ता हासिल की। लेकिन सारगोन केवल एक राजा बनकर संतुष्ट नहीं था। उसका सपना पूरे मेसोपोटामिया को एकजुट करना था। उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उसके सैनिक अनुशासित थे, तेज थे और युद्ध की नई रणनीतियों में प्रशिक्षित थे। एक एक करके उसने सुमेर के नगर राज्यों पर विजय प्राप्त करनी शुरू की। जो नगर वर्षों तक एक दूसरे से लड़ते रहे, अब वे सभी एक ही शासक के अधीन आ गए। इतिहास में पहली बार इतने विशाल क्षेत्र पर एक ही सम्राट का शासन स्थापित हुआ। इसी कारण सारगोन को दुनिया का पहला महान साम्राज्य निर्माता माना जाता है।
उसका साम्राज्य दक्षिणी मेसोपोटामिया से लेकर सीरिया और भूमध्य सागर के तटों तक फैल गया। इतने विशाल साम्राज्य को चलाना आसान नहीं था। सारगोन ने केवल युद्ध नहीं जीते, उसने शासन करने का एक नया तरीका भी विकसित किया। उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया, स्थानीय शासकों को नियंत्रित रखा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और पूरे साम्राज्य में प्रशासन को व्यवस्थित बनाया। यही मॉडल बाद में अनेक महान साम्राज्यों ने अपनाया। सारगोन समझता था कि केवल तलवार से साम्राज्य नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए व्यवस्था, संचार और आर्थिक स्थिरता भी आवश्यक होती है। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया। दूरदराज के देशों से लकड़ी, तांबा, चांदी, कीमती पत्थर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मेसोपोटामिया आने लगी। बदले में यहाँ से अनाज, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प दूर देशों तक पहुँचने लगे। व्यापार ने केवल धन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को भी एक दूसरे से जोड़ दिया। इसी काल में अक्कादी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि सुमेरियन भाषा अभी भी धार्मिक और विद्वत कार्यों में प्रयुक्त होती रही, लेकिन प्रशासन और शासन में अक्कादी भाषा का महत्व बढ़ गया। यह सांस्कृतिक परिवर्तन भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सारगोन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उसका साम्राज्य नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि विभिन्न नगर, भिन्न संस्कृतियां और अलग अलग लोग एक केंद्रीय शासन के अधीन रह सकते हैं। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह अक्कादी साम्राज्य को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सारगोन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ क्षेत्रों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। सूखा, अकाल और बाहरी आक्रमणों ने भी साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतिहास का पहला महान साम्राज्य बिखरने लगा। लेकिन सारगोन की विरासत समाप्त नहीं हुई। उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जो सैन्य संगठन विकसित किया और जिस प्रकार एक विशाल साम्राज्य की कल्पना को वास्तविकता में बदला, वह आने वाले हजारों वर्षों तक दुनिया के अनेक शासकों के लिए प्रेरणा बना रहा। मेसोपोटामिया एक बार फिर परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुका था। पुराने साम्राज्य के पतन के बाद नई शक्तियां उभरने लगीं और इन्हीं में से एक शहर धीरे धीरे पूरे विश्व का केंद्र बनने वाला था। एक ऐसा शहर जिसका नाम आज भी इतिहास के सबसे महान नगरों में लिया जाता है, बेबीलोन। और इसी बेबीलोन से उभरेगा एक ऐसा राजा जो मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करेगा, राजा हम्मुराबी। अगले भाग में हम जानेंगे कि हम्मुराबी ने कैसे न्याय, कानून और शासन की ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने पूरी दुनिया की कानूनी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 5, राजा हम्मुराबी और दुनिया का पहला महान विधि संग्रह। समय बीतता गया। अक्कादी साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट चुका था। सुमेर के महान नगर अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे थे, लेकिन मेसोपोटामिया की धरती कभी शांत नहीं रहती थी। हर पतन के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती थी और इस बार यह शक्ति उभरी एक ऐसे नगर से जो आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, बेबीलोन। शुरुआत में बेबीलोन एक साधारण सा नगर था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बनने लगा। फिर लगभग 1792 ईसा पूर्व बेबीलोन की गद्दी पर बैठा एक युवा राजा। उसका नाम था हम्मुराबी। पहली नजर में वह केवल एक और राजा लगता था, लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। हम्मुराबी केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक दूरदर्शी शासक था। उसने समझ लिया था कि केवल सेना के बल पर राज्य अधिक समय तक नहीं टिकते। यदि लोगों को न्याय न मिले, यदि नियम स्पष्ट न हो, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी टूट जाते हैं। इसी सोच ने जन्म दिया मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विधि संग्रहों में से एक को, हम्मुराबी की विधि संहिता। एक विशाल काले पत्थर के स्तंभ पर सैकड़ों कानून सावधानी पूर्वक उकेरे गए। आज भी यह स्तंभ सुरक्षित है और हमें लगभग 4000 वर्ष पुराने उस समाज की झलक दिखाता है। इस संहिता में लगभग 282 कानून लिखे गए थे,
ये कानून जीवन के लगभग हर क्षेत्र से जुड़े थे। व्यापार, खेती, विवाह, संपत्ति, मजदूरी, ऋण, अपराध और दंड। हम्मुराबी का उद्देश्य था कि राज्य का हर व्यक्ति यह जान सके कौन सा कार्य सही है और कौन सा अपराध। उस समय पहली बार कानून केवल राजा की इच्छा नहीं रहे, उन्हें लिखित रूप दिया गया ताकि सभी लोग एक ही नियम का पालन करें। इन कानूनों का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। आज यह वाक्य पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ केवल बदला लेना नहीं था। उस समय यह सिद्धांत इस बात का प्रतीक था कि दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। यदि किसी ने किसी को गंभीर हानि पहुंचाई तो उसे भी उसी स्तर का दंड मिलेगा। हालांकि सभी लोगों के लिए कानून समान नहीं थे। समाज में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार दंड भी बदल जाता था। धनी, गरीब, स्वतंत्र नागरिक और दास, इन सभी के लिए अलग अलग प्रावधान थे। आज के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था समानता पर आधारित नहीं थी, लेकिन अपने समय के लिए यह कानूनों को व्यवस्थित रूप देने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। हम्मुराबी स्वयं को केवल राजा नहीं मानता था, वह कहता था कि उसे न्याय स्थापित करने की जिम्मेदारी देवताओं ने सौंपी है। इसी कारण विधि संग्रह के शीर्ष पर एक चित्र बनाया गया जिसमें सूर्य देवता शमाश हम्मुराबी को कानून प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। यह संदेश स्पष्ट था, राजा स्वयं कानून नहीं है, बल्कि वह भी दैवीय न्याय का पालन करने वाला शासक है। हम्मुराबी के शासनकाल में बेबीलोन केवल राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि ज्ञान और व्यापार का भी केंद्र बन गया। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते, नदियों के रास्ते नावें अनाज, ऊन, तेल, कीमती धातुएं और बहुमूल्य पत्थर लेकर पहुंचती। बाजारों में अलग अलग भाषाएं सुनाई देती। विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक ही नगर में व्यापार करते थे। बेबीलोन धीरे धीरे प्राचीन विश्व के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाने लगा। लेकिन इतिहास का नियम कभी नहीं बदलता। हर महान राजा एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। हम्मुराबी के बाद उसके उत्तराधिकारी उसकी महान विरासत को लंबे समय तक संभाल नहीं सके। समय के साथ बेबीलोन पर कई आक्रमण हुए, नई शक्तियां उभरी, पुरानी शक्तियां समाप्त होती गईं। लेकिन हम्मुराबी की विधि संहिता कभी नहीं भूली गई। आज भी दुनिया के अनेक विधि विशेषज्ञ इसे मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी उपलब्धियों में से एक मानते हैं, क्योंकि इसने पहली बार यह विचार दिया कि समाज केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और स्पष्ट नियमों से चलता है। लेकिन मेसोपोटामिया की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उत्तर की ओर एक और शक्ति तेजी से उभर रही थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सेना से पूरा प्राचीन विश्व कांप उठता था। उनके सैनिक, उनके युद्धरथ, उनकी लोहे की तलवारें और उनका अनुशासन उन्हें लगभग अजेय बना चुका था। वे थे असीरियन। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे असीरियन साम्राज्य ने युद्ध की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और क्यों उन्हें प्राचीन दुनिया की सबसे भयावह सैन्य शक्ति माना जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 6। असीरियन साम्राज्य प्राचीन विश्व की सबसे भयावह सैन्य शक्ति। कल्पना कीजिए, क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा है। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगती है। लोहे के हथियारों की चमक, युद्धरथों की गड़गड़ाहट और हजारों सैनिकों की एक साथ बढ़ती हुई सेना, पूरा वातावरण भय से भर जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में यदि किसी नगर को यह समाचार मिलता कि असीरियन सेना उसकी ओर बढ़ रही है, तो लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, यह उनके अस्तित्व की परीक्षा होगी। लगभग 900 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के उत्तर में स्थित असीरिया एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा।
उसकी राजधानी पहले अशुर थी और बाद में निनेवेह जैसी भव्य राजधानी ने पूरे साम्राज्य का गौरव बढ़ाया। असीरियन शासकों का एक ही लक्ष्य था, विस्तार। वे केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं करना चाहते थे, वे पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने तैयार की अपने समय की सबसे संगठित और प्रशिक्षित सेना। असीरियन सेना सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि तकनीक और रणनीति में भी सबसे आगे थी। उन्होंने लोहे के हथियारों का व्यापक उपयोग किया। उस समय अधिकांश सेनाएं अब भी कांसे के हथियारों पर निर्भर थीं, लेकिन लोहे की तलवारें, लोहे के भाले और मजबूत कवच असीरियन सैनिकों को युद्धभूमि में बढ़त दिलाते थे। उनकी सेना में विशेष तीरंदाज थे, घुड़सवार थे, रथों पर लड़ने वाले योद्धा थे और ऐसे इंजीनियर भी जो युद्ध के दौरान विशाल घेराबंदी मशीनें बनाते थे। यदि किसी नगर की ऊंची दीवारें रास्ता रोकती, तो असीरियन सैनिक पीछे नहीं हटते। वे विशाल बैटरिंग राम बनाते, जो बार बार दीवारों पर प्रहार करते। कभी ऊंचे लकड़ी के टॉवर बनाए जाते, जिनसे सैनिक दीवारों के बराबर पहुंच जाते। कभी सुरंगें खोदकर दीवारों की नींव कमजोर कर दी जाती। युद्ध अब केवल तलवारों का नहीं रहा था, यह बुद्धिमत्ता और तकनीक का भी खेल बन चुका था। असीरियन शासक अच्छी तरह जानते थे कि भय कई बार तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध कठोर दंड का प्रदर्शन करते थे। उनकी विजय की कहानियां पत्थरों पर उकेरी जाती थीं। इन चित्रों में युद्ध, घेराबंदी, राजाओं की हार और विजयों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनका उद्देश्य केवल इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि अपने शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करना भी था। लेकिन असीरियन केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने विशाल सड़कों का निर्माण कराया, जिससे पूरे साम्राज्य में संदेश और सैनिक तेजी से पहुंच सकें। उन्होंने अलग अलग प्रांत बनाए, जहां शाही अधिकारी शासन चलाते थे। कर संग्रह की व्यवस्था मजबूत की गई और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखा गया। असीरिया का सबसे प्रसिद्ध राजा था अशुरबनिपाल। वह केवल योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रेमी भी था। उसने निनेवेह में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित कराया। इस पुस्तकालय में हजारों मिट्टी की तख्तियां सुरक्षित रखी गईं। इन पर इतिहास, विज्ञान, गणित, धर्म, चिकित्सा और साहित्य से जुड़ी अमूल्य जानकारियां लिखी थीं। इन्हीं तख्तियों की बदौलत आज हम गिलगमेश महाकाव्य और मेसोपोटामिया के अनेक प्राचीन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं। यदि यह पुस्तकालय न होता, तो शायद मानव इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो चुका होता। लेकिन इतिहास बार बार हमें एक ही शिक्षा देता है, जो साम्राज्य सबसे तेजी से विस्तार करते हैं, उन्हें उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। असीरियन साम्राज्य बहुत विशाल हो चुका था। दूर दराज के क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे। लगातार युद्धों ने संसाधनों पर भारी दबाव डाला। फिर मेड और बेबीलोनियन सेनाओं ने एकजुट होकर असीरिया पर आक्रमण किया। 612 ईसा पूर्व महान राजधानी निनेवेह पर हमला हुआ। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला और अंततः वह नगर, जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी माना जाता था, खंडहरों में बदल गया। असीरियन साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन उसके पतन के साथ ही मेसोपोटामिया में एक बार फिर एक नया युग शुरू हुआ। इस बार बेबीलोन ने फिर से अपना गौरव प्राप्त किया और इसी काल में दुनिया ने देखा एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी रहस्य और अद्भुत निर्माणों के साथ लिया जाता है। नेबूकदनेस्सर द्वितीय। कहा जाता है कि उसी के शासनकाल में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक का निर्माण हुआ, बेबीलोन के झूलते हुए उद्यान। लेकिन क्या वे वास्तव में अस्तित्व में थे या वे केवल एक किंवदंती हैं? अगले भाग में हम नव बेबीलोनियन साम्राज्य, नेबूकदनेस्सर द्वितीय और रहस्यमयी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की अद्भुत कहानी जानेंगे।
मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 7। नवबेबीलोनियन साम्राज्य और बेबीलोन के रहस्यमयी झूलते उद्यान। असीरियन साम्राज्य के पतन के बाद पूरा मेसोपोटामिया एक बार फिर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वह साम्राज्य जिससे कभी पूरी दुनिया कांपती थी, अब इतिहास बन चुका था। लेकिन शक्ति का स्थान कभी खाली नहीं रहता। असीरिया के पतन के बाद एक बार फिर बेबीलोन ने अपने पुराने गौरव को वापस पाने की शुरुआत की। इतिहास इस काल को नवबेबीलोनियन साम्राज्य के नाम से जानता है और इसी साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे राजा नेबुकदनेजर द्वितीय। लगभग 605 ईसा पूर्व उन्होंने बेबीलोन की गद्दी संभाली। वे केवल एक महान सेनापति ही नहीं, बल्कि अद्भुत निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में बेबीलोन प्राचीन विश्व के सबसे सुंदर और समृद्ध नगरों में बदल गया। कल्पना कीजिए, एक विशाल नगर जिसके चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवारें बनी हैं, इतनी चौड़ी कि उन पर कई रथ एक साथ दौड़ सकते हैं। शहर के भव्य प्रवेश द्वार नीले रंग की चमकदार टाइलों से सजे हुए हैं। दीवारों पर बने हुए शेर, सांड और ड्रैगन जैसी आकृतियां राज्य की शक्ति का प्रतीक हैं। यह था ईस्टर द्वार, जो आज भी प्राचीन वास्तुकला की सबसे शानदार उपलब्धियों में गिना जाता है। नगर के भीतर विशाल मंदिर, महल, चौड़ी सड़कें, व्यस्त बाजार और दूर दूर से आए व्यापारी। बेबीलोन उस समय वास्तव में दुनिया का एक वैश्विक केंद्र बन चुका था। लेकिन बेबीलोन की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे निर्माण से जुड़ी है जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, यानी बेबीलोन के झूलते हुए उद्यान। प्राचीन लेखकों के अनुसार ये उद्यान कई मंजिलों वाले विशाल पत्थर के मंचों पर बनाए गए थे। हर मंजिल पर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, फलदार वृक्ष और बहता हुआ पानी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो पूरा बगीचा हवा में झूल रहा हो। इसी कारण उसे हैंगिंग गार्डन्स कहा गया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार नेबुकदनेजर ने ये उद्यान अपनी प्रिय रानी एमाइटिस के लिए बनवाए थे। रानी पहाड़ी प्रदेश से आई थी। उन्हें अपने देश के हरे भरे पर्वतों की याद सताती थी, इसलिए राजा ने उनके लिए रेगिस्तानी भूमि के बीच एक कृत्रिम पहाड़ जैसा बगीचा बनवा दिया। यदि यह कथा सत्य है तो यह प्रेम और वास्तुकला का अद्भुत संगम था। लेकिन यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। आज तक पुरातत्वविदों को ऐसे किसी उद्यान के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह उद्यान वास्तव में अस्तित्व में थे, लेकिन समय के साथ नष्ट हो गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन लेखकों ने किसी दूसरे नगर का वर्णन बेबीलोन के नाम से कर दिया, और कुछ का मानना है कि यह केवल एक सुंदर किंवदंती थी। सच्चाई चाहे जो भी हो, बेबीलोन के झूलते उद्यान आज भी प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में गिने जाते हैं। नेबुकदनेजर केवल निर्माणकर्ता नहीं थे, वे एक शक्तिशाली विजेता भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसी काल में यरूशलेम पर भी उनका अधिकार स्थापित हुआ। हजारों लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन लाया गया। इस घटना को इतिहास में बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से जाना जाता है। यह घटना केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि अनेक धर्मों और संस्कृतियों के इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह नवबेबीलोनियन साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं टिक सका। पूर्व दिशा में एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी। उस शक्ति का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शासक जो अपने साहस, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम था साइरस महान। जल्द ही फारसी साम्राज्य की विशाल सेना बेबीलोन के द्वार तक पहुंचने वाली थी और बिना किसी बड़े विनाश के मेसोपोटामिया का इतिहास एक बार फिर बदलने वाला था।
अगले भाग में हम जानेंगे साइरस महान ने बेबीलोन पर कैसे विजय प्राप्त की, फारसी साम्राज्य ने मेसोपोटामिया को कैसे बदला और कैसे मेसोपोटामिया की विरासत पूरे प्राचीन विश्व में फैल गई। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 8। फारसी साम्राज्य, साइरस महान और मेसोपोटामिया की अमर विरासत। समय था 539 ईसा पूर्व। बेबीलोन अब भी दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरों में गिना जाता था। उसकी ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, सैकड़ों मंदिर और अपार संपत्ति, ऐसा प्रतीत होता था मानो इस नगर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन पूर्व दिशा में एक नया साम्राज्य जन्म ले चुका था। यह था फारसी साम्राज्य और उसके शासक थे साइरस महान। साइरस केवल एक विजेता नहीं था, वह अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शी शासन के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने अनेक राज्यों को युद्ध से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास से अपने साथ जोड़ा। जब उसकी सेना बेबीलोन की ओर बढ़ी तो पूरे नगर में भय का वातावरण फैल गया। लोगों को लगा कि अब भयंकर युद्ध होगा, नगर नष्ट हो जाएगा और हजारों लोग मारे जाएंगे। लेकिन इतिहास ने एक अलग ही कहानी लिखी। कई प्राचीन स्रोतों के अनुसार साइरस की सेना ने यूफ्रेटिस नदी का प्रवाह मोड़ दिया। रात के अंधेरे में जब नदी का जलस्तर कम हुआ तो सैनिक सूखे नदी पथ से नगर के भीतर प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि बेबीलोन पर लगभग बिना किसी बड़े युद्ध के अधिकार कर लिया गया। साइरस ने नगर को लूटने का आदेश नहीं दिया, मंदिरों को नष्ट नहीं किया, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी बरकरार रखी। यही कारण है कि इतिहास में साइरस को केवल विजेता नहीं बल्कि एक उदार शासक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने उन लोगों को भी अपने घर लौटने की अनुमति दी जो वर्षों पहले बेबीलोन लाए गए थे। इस निर्णय ने उन्हें अनेक सभ्यताओं और धर्मों में सम्मान दिलाया। फारसी शासन के दौरान मेसोपोटामिया व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। सड़कों का विशाल जाल बनाया गया, दूर दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए डाक व्यवस्था विकसित की गई। व्यापार पहले से भी अधिक तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम से एक युवा विजेता आया जिसका सपना पूरी दुनिया को जीतना था। उसका नाम था सिकंदर महान। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को पराजित कर दिया और मेसोपोटामिया एक बार फिर नए शासन के अधीन आ गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र कई शासकों के हाथों में गया। धीरे धीरे मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता इतिहास के पन्नों में खोने लगी। उसके महान नगर रेत के नीचे दबने लगे। महल, मंदिर और जिगुरात समय की मार झेलते झेलते खंडहर बन गए। लोगों ने उनकी कहानियां तो सुनी, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व लगभग भुला दिया गया। सदियां बीत गईं और दुनिया को लगा कि मेसोपोटामिया अब केवल एक दंतकथा बन चुका है। लेकिन 19वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। पुरातत्वविदों ने इराक की धरती पर खुदाई शुरू की। धीरे धीरे रेत के नीचे से प्राचीन नगर उभरने लगे। उरुक, निप्पुर, निनेवे और बेबीलोन फिर से दुनिया के सामने आने लगे। हजारों मिट्टी की तख्तियां मिली, राजाओं के अभिलेख, व्यापार के दस्तावेज, वैज्ञानिक गणनाएं, खगोलीय निरीक्षण, महाकाव्य और कानून, मानो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता फिर से बोलने लगी हो। पुरातत्वविदों ने जब कीलाक्षर लिपि को पढ़ना सीखा तो इतिहास की एक पूरी नई दुनिया हमारे सामने खुल गई। अब हमें पता चला कि मानव सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण शुरुआतें यहीं हुई थीं। पहला संगठित नगर, पहली लिखित भाषा, पहले कानून, पहली विशाल सिंचाई व्यवस्था, पहली संगठित प्रशासनिक प्रणाली और ज्ञान को सुरक्षित रखने की पहली सफल परंपरा। इन सब की जड़ें मेसोपोटामिया में थीं। आज
जब हम घड़ी में 60 मिनट देखते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम शहरों में रहते हैं, जब हम लिखते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस महान सभ्यता की विरासत को जी रहे होते हैं जिसने हजारों वर्ष पहले मानव इतिहास को नई दिशा दी थी। लेकिन मेसोपोटामिया की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हम जानेंगे कि वहां के लोग वास्तव में कैसे रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे, महिलाओं की क्या भूमिका थी और एक साधारण नागरिक का पूरा दिन कैसा बीतता था। क्योंकि किसी भी सभ्यता को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसके लोगों के जीवन को समझना होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 9। दैनिक जीवन, घर, परिवार, शिक्षा, भोजन और समाज। जब हम किसी प्राचीन सभ्यता की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने विशाल महल, राजा, सेनाएं और युद्ध दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसके आम लोगों से होती है। आइए आज हम समय की यात्रा करते हैं और लगभग 4000 वर्ष पीछे मेसोपोटामिया के एक साधारण नगर में पहुंचते हैं। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे मिट्टी की ईंटों से बने घरों पर पड़ती है। एक संकरी गली जिसके दोनों ओर छोटे छोटे घर बने हैं, बाहर लकड़ी के दरवाजे, भीतर खुला आंगन और चारों ओर कमरे। अधिकांश घर पकी या कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। मिट्टी यहाँ सबसे आसानी से उपलब्ध निर्माण सामग्री थी। पत्थर बहुत कम मिलते थे, इसलिए लोगों ने मिट्टी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। घर की छत समतल होती थी। गर्मियों की रातों में परिवार के लोग अक्सर छत पर ही सोते थे, जहां ठंडी हवा चलती थी। घर के बीचों बीच बना खुला आंगन परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यहीं बच्चे खेलते, महिलाएं भोजन बनाती, बुजुर्ग आराम करते और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता। मेसोपोटामिया का परिवार आमतौर पर संयुक्त होता था। दादा दादी, माता पिता, बच्चे और कई बार रिश्तेदार भी एक ही घर में रहते थे। परिवार का मुखिया अक्सर सबसे बुजुर्ग पुरुष होता था, लेकिन महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे केवल घर का काम ही नहीं करती थीं, बल्कि कपड़ा बुनती, व्यापार में सहायता करती, मंदिरों में सेवा देती और कुछ महिलाएं तो संपत्ति की मालिक भी होती थीं। कुछ अभिलेख बताते हैं कि कई महिलाएं व्यापारी थीं, कुछ पुजारिन बनी और कुछ ने प्रशासनिक कार्यों में भी योगदान दिया। अब आइए देखते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते थे। यदि किसी परिवार के पास पर्याप्त साधन होते तो बच्चे विद्यालय भेजे जाते। इन विद्यालयों को एडुब्बा कहा जाता था, जिसका अर्थ था तख्तियों का घर। यहीं बच्चे कीलाक्षर लिपि लिखना सीखते। मिट्टी की छोटी छोटी तख्तियों पर सरकंडे की नुकीली कलम से अक्षर बनाए जाते। गणित, लेखन, व्यापार का हिसाब और कानून, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। गलती होने पर शिक्षक कठोर दंड भी देते थे। पुरानी तख्तियों में कुछ छात्रों की शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें उन्होंने अपने शिक्षकों की सख्ती का उल्लेख किया है। सोचिए, 4000 वर्ष पहले भी बच्चे होमवर्क और डांट से परेशान होते थे। अब बात करते हैं भोजन की। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य भोजन था जौ और गेहूं। इनसे रोटियां बनाई जाती थीं, दलिया पकाया जाता था और जौ से पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते थे। खजूर उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। खजूर के पेड़ों से फल, रस और कई उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती थीं। सब्जियों में प्याज, लहसुन, मसूर, चना, खीरा,
और विभिन्न प्रकार की फलियां खाई जाती थीं। नदियों से मछलियां पकड़ी जाती थीं। त्योहारों या विशेष अवसरों पर भेड़, बकरी या गाय का मांस भी खाया जाता था। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में भोजन पकाया जाता। रोटी, सब्जी, दाल और खजूर एक सामान्य परिवार का दैनिक भोजन हो सकता था। अब जरा बाजार की ओर चलते हैं। सुबह से ही व्यापारी अपनी दुकानें सजा चुके हैं। कहीं मिट्टी के सुंदर बर्तन बिक रहे हैं, कहीं ऊन के कपड़े, कहीं तांबे और कांसे के औजार, तो कहीं दूर देशों से आए कीमती पत्थर। यहाँ केवल वस्तुओं का ही नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान होता था। लोग समाचार साझा करते, नई तकनीकों की चर्चा करते और दूर देशों की कहानियां सुनाते। व्यापार मेसोपोटामिया की आर्थिक शक्ति का आधार था। अब शाम ढल रही है। मंदिरों में दीप जल चुके हैं। घरों से भोजन की सुगंध आ रही है। बच्चे पूरे दिन खेलने के बाद अपने परिवार के साथ बैठ चुके हैं। बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। शायद गिलगमेश की कथा या देवताओं की कोई दंतकथा। यही था एक साधारण मेसोपोटामियाई परिवार का जीवन। न पूरी तरह हमसे अलग और न ही पूरी तरह वैसा जैसा हम सोचते हैं। उनके सपने भी थे, उनकी परेशानियां भी, उनके त्योहार भी और उनके परिवार भी। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मानव जीवन की कई भावनाएं आज भी वैसी ही हैं। लेकिन मेसोपोटामिया केवल खेती और व्यापार में ही महान नहीं था। वहां के विद्वानों ने आकाश को पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने ग्रहों की गति समझने की कोशिश की, समय को मापा, गणित को विकसित किया और ऐसी वैज्ञानिक खोजें की जिनका प्रभाव आज भी हमारी दुनिया में दिखाई देता है। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 10। विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और मानव ज्ञान की पहली उड़ान। रात का समय है। मेसोपोटामिया की धरती पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर कहीं मंदिर की ऊंची जिग्गुरात पर कुछ विद्वान और पुजारी आकाश की ओर टकटकी लगाए खड़े हैं। उनके हाथों में मिट्टी की तख्तियां हैं और सरकंडे की कलम। वे केवल तारों को देख नहीं रहे, वे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा तारा हर रात एक ही दिशा में दिखाई देता है? चांद हर दिन अपना आकार क्यों बदलता है? सूर्य कब उगेगा और बाढ़ किस मौसम में आएगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की शुरुआत यहीं से हुई। मेसोपोटामिया के विद्वानों ने महसूस किया कि प्रकृति किसी रहस्य से नहीं बल्कि नियमों से चलती है। यदि उन नियमों को समझ लिया जाए तो भविष्य की कई घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। यही सोच मानव इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहली सीढ़ियों में से एक बनी। सबसे पहले बात करते हैं गणित की। आज जब हम घड़ी देखते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और एक वृत्त को 360 डिग्री में बांटा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये संख्याएं 10, 100 या 1000 क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर हजारों वर्ष पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में छिपा है। सुमेरियन और बाद में बेबीलोनियन विद्वानों ने 60 आधारित संख्या प्रणाली यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम विकसित की। संख्या 60 को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि इसे कई संख्याओं से आसानी से विभाजित किया जा सकता था। 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30। इससे गणना करना आसान हो जाता था। इसी प्रणाली की छाप आज भी हमारी घड़ियों, मानचित्रों और गणित में दिखाई देती है। लेकिन गणित केवल समय मापने के लिए नहीं था। इसी की सहायता से वे खेतों की माप करते थे, नहरों की लंबाई तय करते थे, भवनों की योजना बनाते थे, करों का हिसाब रखते थे
और व्यापार का पूरा लेखा जोखा तैयार करते थे। अब बात करते हैं खगोल विज्ञान की। हर रात मेसोपोटामिया के विद्वान आकाश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते। वे तारों की स्थिति लिखते, चंद्रमा के प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड रखते और ग्रहों की गति को वर्षों तक नोट करते। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि सूर्य और चंद्रमा निश्चित चक्रों का पालन करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने प्रारंभिक कैलेंडर तैयार किए। यह कैलेंडर खेती के लिए अत्यंत आवश्यक थे। कब बीज बोना है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है, इन सब का निर्णय आकाश के अध्ययन से किया जाता था। हालांकि वे ग्रहणों और ग्रहों की चाल को धार्मिक संकेत भी मानते थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए अवलोकन इतने सटीक थे कि बाद की सभ्यताओं ने भी उनका उपयोग किया। अब आइए चिकित्सा की बात करें। मेसोपोटामिया के चिकित्सकों का मानना था कि कुछ बीमारियां प्राकृतिक कारणों से होती हैं, जबकि कुछ को वे दैवीय शक्तियों से जोड़ते थे। इसलिए उपचार के दो मार्ग थे, एक औषधियां और दूसरा प्रार्थना। उन्होंने अनेक पौधों, जड़ी बूटियों, तेलों और खनिजों का उपयोग औषधि के रूप में किया। मिट्टी की तख्तियों पर सैकड़ों औषधीय नुस्खे लिखे गए थे। घावों का उपचार, हड्डियों की देखभाल, त्वचा रोग और बुखार जैसी समस्याओं के लिए अलग अलग उपचार बताए गए थे। यद्यपि उनका ज्ञान आधुनिक चिकित्सा जैसा नहीं था, लेकिन यह उस समय के लिए अत्यंत उन्नत माना जाता था। अब सोचिए, बिना दूरबीन, बिना घड़ी, बिना कैलकुलेटर और बिना आधुनिक उपकरणों के इन लोगों ने केवल अपने धैर्य, बुद्धि और निरंतर अवलोकन के आधार पर इतनी महान खोजें कर ली। यही कारण है कि मेसोपोटामिया को केवल पहली सभ्यता नहीं, बल्कि मानव ज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। लेकिन इतिहास केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं होता। समय के साथ महान नगर उजड़ गए, नदियों ने अपना मार्ग बदला, युद्ध हुए और अनेक ज्ञान परंपराएं खो गईं। फिर भी उनकी खोजें, उनके विचार और उनकी बुद्धिमत्ता मानव सभ्यता की नींव बन चुकी थीं। आज जब कोई बच्चा स्कूल में गणित सीखता है, जब वैज्ञानिक समय की गणना करते हैं या जब हम घड़ी में समय देखते हैं, तो अनजाने में ही हम उस महान सभ्यता की विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले मानव इतिहास को नई दिशा दी। लेकिन मेसोपोटामिया की कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी है। अब हम जानेंगे कैसे यह महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई, कैसे पुरातत्वविदों ने इसे फिर से खोज निकाला और आज की दुनिया इसके बारे में क्या सीख सकती है। मेसोपोटामिया सभ्यता भाग 11 अंतिम भाग, पतन, पुनः खोज और मानव सभ्यता की अमर विरासत। हर महान सभ्यता एक दिन जन्म लेती है, वह विकसित होती है, दुनिया को बदल देती है और फिर समय की धूल में कहीं खो जाती है। मेसोपोटामिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हजारों वर्षों तक यह भूमि मानव सभ्यता का सबसे चमकता हुआ केंद्र रही। यहीं पहले नगर बसे, यहीं पहले कानून लिखे गए, यहीं पहली लिखित भाषा विकसित हुई, यहीं विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान की पहली संगठित नींव रखी गई। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। साम्राज्य बदलते रहे। सुमेरियन आए, फिर अक्कादी, बेबीलोनियन, असीरियन, नव बेबीलोनियन, फारसी और अंत में सिकंदर महान के सैनिक। हर नई शक्ति अपने साथ नए विचार लेकर आई, लेकिन पुराने नगर धीरे धीरे अपनी चमक खोते गए। कुछ शहर युद्धों में नष्ट हो गए, कुछ को नदियों ने छोड़ दिया, कुछ व्यापारिक मार्ग बदल जाने के कारण वीरान हो गए। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, जिन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया था, समय के साथ अपना प्रवाह बदलने लगी। खेती प्रभावित हुई,
लोग नई जगहों पर बसने लगे और धीरे धीरे वे महान नगर, जो कभी हजारों लोगों की आवाजों से गूंजते थे, सन्नाटे में बदल गए। महल मिट्टी में दब गए, जिगुरात खंडहर बन गए। हजारों मिट्टी की तख्तियां रेत की मोटी परतों के नीचे छिप गईं। सदियां बीतती रहीं और दुनिया लगभग भूल गई कि कभी यहाँ मानव इतिहास की सबसे महान सभ्यता फली फूली थी। फिर 19वीं शताब्दी आई। यूरोप के कुछ पुरातत्वविद मध्य पूर्व की यात्रा पर निकले। उन्हें विश्वास था कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नगर शायद वास्तव में अस्तित्व में थे। खुदाई शुरू हुई। दिन, महीने और फिर वर्षों तक लोग धूप में मेहनत करते रहे। एक दिन मिट्टी के नीचे से एक ईंट निकली, फिर एक दीवार, फिर एक विशाल महल और फिर हजारों मिट्टी की तख्तियां। मानो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगी हो। जब विद्वानों ने कीलाक्षर लिपि को पढ़ना सीख लिया तो इतिहास की पूरी तस्वीर बदल गई। अब हमें पहली बार उन लोगों की अपनी आवाज सुनाई देने लगी। राजाओं के आदेश, व्यापारियों के हिसाब, बच्चों के स्कूल के अभ्यास, प्रेम, भय, उम्मीदें, प्रार्थनाएं और सपने, सब कुछ इन छोटी छोटी मिट्टी की तख्तियों में सुरक्षित था। यह केवल पुरातत्व नहीं था, यह अतीत से सीधा संवाद था। आज जब हम किसी आधुनिक शहर में चलते हैं तो शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे आसपास की अनेक व्यवस्थाओं की शुरुआत हजारों वर्ष पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। नगर नियोजन, लिखित कानून, कर व्यवस्था, लेखा जोखा, सिंचाई प्रणाली, विद्यालय, पुस्तकालय और संगठित प्रशासन, इन सब की जड़ें उसी प्राचीन भूमि में मिलती हैं। इतना ही नहीं, आज भी जब हम समय को 60 मिनट और 60 सेकंड में मापते हैं, जब इंजीनियर कोणों को 360 डिग्री में नापते हैं, जब इतिहासकार प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, तो हर जगह मेसोपोटामिया की छाप दिखाई देती है। लेकिन इस सभ्यता ने हमें केवल तकनीक या ज्ञान ही नहीं दिया, इसने हमें एक गहरा संदेश भी दिया कि कोई भी सभ्यता, चाहे वह कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह केवल शक्ति पर गर्व करेगी तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वह ज्ञान, विचार और संस्कृति छोड़ जाएगी तो वह कभी नहीं मरेगी। मेसोपोटामिया के राजा आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनके महल खंडहर बन चुके हैं। उनकी सेनाएं इतिहास की कहानियों में बदल चुकी हैं। लेकिन उनके विचार, उनकी खोजें, उनकी लिपि और उनकी विरासत आज भी जीवित है। और शायद यही किसी भी महान सभ्यता की सबसे बड़ी विजय होती है। तो अगली बार जब आप घड़ी में समय देखें, जब किसी कानून की बात करें, जब किसी पुस्तक में इतिहास पढ़ें या जब किसी शहर की व्यस्त सड़कों पर चलें, तो एक क्षण के लिए उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने हजारों वर्ष पहले 2 नदियों के बीच एक ऐसा सपना देखा था जिसने पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल दिया। वह सपना था मेसोपोटामिया, सभ्यता की जन्मभूमि, मानव इतिहास की पहली महान रोशनी। मेसोपोटामिया केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह मानव जिज्ञासा, परिश्रम, नवाचार और ज्ञान की उस यात्रा का प्रारंभ है जो आज भी जारी है। हम जितना अपने अतीत को समझते हैं, उतना ही बेहतर हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस पूरी कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक रोचक लगा और आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस प्राचीन सभ्यता पर देखना चाहेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इतिहास, रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हमारी आने वाली शानदार डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है। यह हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें आपके लिए ऐसी ही शानदार और शोध आधारित वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अगली ऐतिहासिक यात्रा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।